हाय, मेरा नाम है माया। मुझे लड़के पसंद हैं, खासकर ऐसे लड़के जो रिच एंड हैंडसम हो। और सच्चा प्यार आज के जमाने में कौन करता है यार? लव इज जस्ट अ गेम। हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ है। मुझे लगता है प्यार ना दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है, एंड आई फील इट। माया, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। माया माया माया, मेरी माया। मैं जानवी। मेरा मानना है सबकी जोड़ियां ना भगवान जी ऊपर से ही बनाकर भेजते हैं, तो अब तक मेरी जोड़ी भी भगवान जी ने बना ही दी होगी। देखते हैं बाबा जी मुझे मेरे हमसफर से कब, कैसे और कहां मिलाते हैं। ये कहानी है माया, ऋषभ और जानवी की। है तो तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर इनकी राहें आपस में कैसे टकराती हैं, ये हमें कहानी में आगे जानने को मिलेगा। इसके लिए हमें जाना होगा माया की बर्थडे पार्टी में। दिल्ली का मशहूर 5 स्टार रेस्टोरेंट गुलजार आज लाइट्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स से सजा हुआ था और अपने नाम की तरह ही खिला हुआ नजर आ रहा था। चारों तरफ चहल पहल और एक खुश मिजाज माहौल था। एक तरफ जहां पियानो पर सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था, तो वहीं वेटर्स पार्टी में आए लोगों को ड्रिंक और स्नैक्स सर्व कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहने हुए माया की खूबसूरती पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। यहाँ तक कि वेटर्स भी माया से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। माया ने नोटिस किया पार्टी में सब उसे ही देख रहे हैं। माया ने अपने बोल्ड अंदाज में बैग से मिरर निकालकर लिपस्टिक लगाते हुए खुद से कहती है, ओह माय गॉड माया, तुझे कोई हक नहीं बनता इतना खूबसूरत दिखने का। सी, लड़के कायल हो जाते हैं तेरी इस खूबसूरती को देखकर। खैर ये ऋषभ अभी तक क्यों नहीं आया? अचानक से माया ने कुछ गुस्से के साथ मुंह बनाते हुए खुद से कहा। माया ऋषभ को कॉल करती है। ऋषभ, कहाँ हो यार तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। प्लीज जल्दी आओ ना, आज मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। हाँ हाँ बाबा, आ रहा हूँ। अच्छा अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनो। तुम्हारा ऋषभ तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए माया से ये कहकर कॉल कट कर दिया। अगले ही पल तेज रफ्तार के साथ एक आलीशान कार आकर रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी, जिसमें से व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए, आंखों पर गॉगल लगाए एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। ये है हमारी कहानी का हीरो ऋषभ मल्होत्रा, दिल्ली शहर के मशहूर बिल्डर मिस्टर आनंद मल्होत्रा का एक लौता बेटा। हाइट 5 फीट 10 इंच, उम्र 25 साल, पर्सनालिटी ऐसी कि लड़कियां देखते ही उस पर फिदा हो जाएं। ऋषभ दिखने में तो स्मार्ट था ही, साथ ही वो शार्प माइंडेड भी था। अपने डैड का आधे से ज्यादा कारोबार ऋषभ ही संभालता था। आज तो मैं माया को ये रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज कर ही दूंगा। पर माया हाँ तो करेगी ना? अगर उसने मना कर दिया तो? Calm down ऋषभ, take a deep breath and think positive। माया भी तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि तू उससे करता है, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऋषभ खुद से बातें करते हुए जल्दी जल्दी माया के पास जाने लगता है। आज फाइनली ऋषभ हिम्मत जुटाकर माया से शादी की बात करने वाला था। ऋषभ आज बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड तो था, पर न जाने क्यों ऋषभ को अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी भी महसूस हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो खुद ये नहीं समझ पा रहा था कि आज तो उसके लिए खुशी का दिन है, फिर ये घबराहट उसे क्यों हो रही थी। ऋषभ दौड़कर माया के पास पहुंचा और उसे कसकर हक करते हुए बोला, यू आर लुकिंग सो प्रिटी माय स्वीट हार्ट। ओह माय गॉड ऋषभ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कम से कम मुझे आंखें तो खोल लेने देते। माया ने चौंकते हुए ऋषभ के सीने पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? माया को भी डर लगता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये कहते हुए ऋषभ ठहाके लगाकर हंसने लगा। बट माया, तुमने मेरी गिफ्ट की हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी? मेरा कितना मन था तुम्हें साड़ी में देखने का। ऋषभ ने थोड़ा उदास होते हुए माया से कहा। ओहो ऋषभ,
ये ब्लैक ड्रेस भी तो तुम्हारे लिए ही पहनी है। तुम ही तो कहते हो ना कि ब्लैक कलर मुझ पर बहुत सूट करता है। माया ने बहाना बनाते हुए ऋषभ से कहा। ओके बेबी, चलो अच्छा केक कट करते हैं, फिर मुझे तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट भी तो देना है। ऋषभ ने माया से एक्साइटेड होकर कहा। एक्सक्यूज मी, प्लीज केक ले आइए। ऋषभ ने वेटर से कहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऋषभ ने गुनगुनाते हुए माया का केक कट करवाया। माया ने ऋषभ को केक खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी ऋषभ के फोन की घंटी बजने लगी। ऋषभ ने फोन रिसीव किया ही था कि तभी माया ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए ऋषभ से कहा। ओहो, तुम और ये तुम्हारा फोन, मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा ये फोन तुम्हारी प्रायोरिटी है। अब किसका फोन है ऋषभ? प्लीज कॉल कट कर दो ना। ऋषभ ने अपने हाथ से इशारा करते हुए माया को रोका। वहीं ऋषभ के चेहरे की खुशी देखते ही देखते निराशा में बदल गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। फोन में आई खबर सुनकर ऋषभ पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। उसके हाथ कांपने लगे थे और घबराहट से ऋषभ के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। ऋषभ, ऋषभ, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? माया ने ऋषभ से घबराते हुए पूछा। ऋषभ इतना घबराया हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। न उसे कुछ सुनाई दे रहा था और न कुछ समझ आ रहा था। वो बिना माया को कोई जवाब दिए घबराते हुए दौड़कर वापस अपनी कार की ओर जाने लगा। ऋषभ, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनते जाओ। ऋषभ, ऋषभ! माया ने ऋषभ को चिल्लाते हुए कहा, लेकिन ऋषभ ने वक्त ना गवाते हुए सीधा अपनी कार घुमाई और तेज रफ्तार के साथ कार ड्राइव करने लगा। हाईवे पर बहुत ट्रैफिक था और ऋषभ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। ठंड का मौसम और चारों तरफ फैली धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम होती जा रही थी। मगर ऋषभ को अपनी मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रॉन्ग साइड से आते एक ट्रक पर ऋषभ की नजर नहीं गई और जोरदार आवाज के साथ ऋषभ की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी स्किड करती हुई घूमते घूमते किनारे लगे पेड़ से जाकर जोर से टकराई और ऋषभ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 2 हफ्ते बाद ऋषभ ने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने का नजारा देख वो हैरान रह गया। वो इस वक्त हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट था। उसके सिर पर बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पर स्टिचेस के निशान थे। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसकी कार के सामने एक ट्रक आ गया था, मगर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। अचानक उसे वो कॉल याद आया जिसे सुनकर वो होश गंवाए अपनी कार भगा रहा था। तभी उसका पल्स रेट बढ़ गया और एक मशीन से तेज आवाज आने लगी। नर्स भागती हुई अंदर आई और उसने ऋषभ को रिलैक्स करते हुए कहा, काम डाउन सर, रिलैक्स करिए। ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर ली और नर्स ने उसे एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उसे नींद आ गई। कुछ घंटों बाद जब ऋषभ ने वापस से आंखें खोली तो उसके सामने उसकी दादा और दादी बैठे हुए थे। दादी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, मानो ऋषभ का हौसला बढ़ा रही हो। दादी, वो फैक्ट्री? ऋषभ ने इतना ही बोला था कि उसकी दादी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, कुछ मत बोल, एकदम चुप। हर वक्त बस काम काम काम। कोई फिक्र है तुझे अपनी? हालत देख तेरी क्या हो गई है। ऋषभ इस वक्त दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी अपनी दादी के सामने नाटक करते हुए बोला, मैं आपका स्ट्रांग पोता हूँ दादी। इतने छोटे मोटे एक्सीडेंट से मुझे कुछ नहीं होने वाला। उसकी ये बात सुनते ही उसकी दादी के सब्र की इंतहा हो गई और वो सुबक सुबक कर रो पड़ी। अपनी दादी को इस हाल में देख ऋषभ ने जैसे ही हल्का सा उठकर उन्हें संभालने की कोशिश की तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? ऋषभ का इतना कहना था कि उसके दादाजी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। ऋषभ समझ गया कि कुछ तो ऐसी बात है जो उसे पता नहीं है। उसने हिम्मत करके पूछा, दादू आप तो बोलिए, क्या हुआ है मेरे पैरों को? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसके दादाजी करमचंद
उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, ऋषभ, तू हमारा स्ट्रांग बच्चा है ना, मुझे यकीन है तू इस मुश्किल से भी बाहर आ जाएगा मेरे बच्चे। ये सुन ऋषभ के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। एक अनहोनी की आशंका ने उसके दिल में जन्म ले लिया था। उसके दादाजी ने जो आगे कहा उसे सुन उसका कलेजा मुंह को आ गया। बेटा, एक्सीडेंट में तेरे पैर कार में बुरी तरह से फंस गए थे। उनमें बहुत फ्रैक्चर आए हैं, जिसकी वजह से अब कभी तू अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इतना कहते ही उसके दादाजी का गला रुंध गया और एक भी शब्द आगे कहना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया। वहीं ऋषभ की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। वो इस वक्त इतने सदमे में था कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी और ना ही आंखों से आंसू। उसे सिर्फ वो पल याद आया जब माया के बर्थडे पर उसे उसके मैनेजर शशांक ने कॉल लगाकर कहा था, सर आप जल्दी फैक्ट्री पहुंचिए, हमारी सी ब्लॉक वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। इस बात ने ऋषभ को तोड़ कर रख दिया था। वो सालों से अपने पूर्वजों की कंपनी को आगे बढ़ाता जा रहा था। वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने न आव देखा न ताव। तभी उसकी दादी ने ऋषभ के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तू घबरा मत ऋषभ, तेरे दादाजी ने अमेरिका के डॉक्टर से बात कर ली है, वो लोग तेरा ट्रीटमेंट करेंगे। आज नहीं तो कल भगवान ने चाहा तो तू ठीक हो जाएगा। अपनी दादी की बात सुन ऋषभ होश में आए और उसने अपनी दादी को गले से लगा लिया। ऋषभ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी शुरू होने से पहले ही मानो खत्म हो गई हो। लेकिन फिर भी ऋषभ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी दादी से पूछा, दादी माया कहाँ है? मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। ऋषभ का ये सवाल सुन उसके दादा और दादी दोनों के चेहरे की रंगत ही फीकी पड़ गई। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे इशारों में पूछ रहे हों कि अब क्या करना है। ये खामोशी देख ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा। उसने फिर से सवाल किया, माया यही हॉस्पिटल में होगी ना? उसको भी बता दीजिए कि मुझे होश आ गया है। मुझे इस हाल में देख न जाने उसका भी कितना बुरा हाल होगा। उसकी दादी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो ऋषभ, माया यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है। ऋषभ को इस बात की उम्मीद नहीं थी। यहाँ नहीं है? ओह, थक गई होगी और घर गई होगी। जरा मुझे अपना फोन दीजिए, मैं उसे कॉल करता हूँ। मेरी आवाज सुनकर खुश हो जाएगी। ये सब बोलते हुए ऋषभ की आंखों में ऐसी खुशी, ऐसी चमक थी कि उसकी दादी की आंखें एक बार फिर भर आईं। क्या हुआ दादी, आप इनसिक्योर हो रही हैं फिर से? अरे यार, आप ही मेरा पहला प्यार हो और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब तो मेरी माया से बात करवा दो प्लीज। ऋषभ, माया यहाँ नहीं आएगी। ये सुनते ही ऋषभ के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो कुछ देर चुप रहकर बोला, क्यों नहीं आएगी दादी? बात क्या है? उसकी दादी के मुंह से आगे की बात ही नहीं निकल रही थी। तभी उसके दादाजी ने जो कहा उसने ऋषभ के पैरों के नीचे से मानो जमीन खींच ली। ऋषभ, माया तुम्हें छोड़कर चली गई है। ये बात ऋषभ के कानों में बार बार बज रही थी। माया तुम्हें छोड़कर चली गई है। माया तुम्हें छोड़कर चली गई है। ऋषभ की आंखों से आंसू टपक कर उसके गालों तक पहुंच गए। मतलब छोड़कर चली गई? कहाँ चली गई माया? इसके आगे उसके दादा दादी चुप रहे। वो लोग इस मुश्किल समय में ऋषभ की मुश्किल को और नहीं बढ़ाना चाहते थे। ऋषभ उनकी चुप्पी से सब भांप रहा था, इसीलिए थोड़ा तेज आवाज में बोला, बोलिए मुझे, कहाँ चली गई है माया? उसकी दादी ने धीरे से कहा, उस लड़की ने कहा कि उसे एक अपाहिज के साथ जिंदगी नहीं बितानी। जैसे ही उसको और उसके माँ बाप को तेरी हालत का पता चला, उन्होंने माया को बाहर लंदन भेज दिया। ये सुनते ही ऋषभ के होश फाख्ता हो गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मेरी माया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती दादी। मैं माया के बिना नहीं रह सकता। मैं बचपन से उसे पागलों की तरह चाहता हूँ। मैं उसके बिना मर जाऊंगा मैं। उस पल पूरे कमरे में सिवाय रोने के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऋषभ को अपने पैरों के बेजान होने का इतना दुख नहीं था जितना माया को उसे छोड़कर जाने का था। 2 महीने बाद ऋषभ अपने बड़े से बंगले के लॉन में व्हील चेयर पर बैठा था।
जब से माया उसे छोड़कर गई थी उसने बोलना ही बंद कर दिया था। इस वक्त ऋषभ किसी जिंदा लाश की तरह था। तभी उसकी दादी उसके पास आई और उन्होंने प्यार से ऋषभ से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह ऋषभ ने सिर्फ हाँ और ना में जवाब दिया। तब उसकी दादी ने गुस्सा होते हुए कहा, बस बहुत हो गया ऋषभ, कब तक उस लड़की के लिए आंसू बहाता रहेगा जो तेरे बुरे वक्त में तुझे छोड़कर चली गई। बेटा वो तुझसे प्यार नहीं करती थी, जो प्यार करता है वो सुख में रहे ना रहे लेकिन दुख में आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। ऋषभ ने बीच में ही अपनी दादी को रोकते हुए कहा, बस दादी, मैं माया के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। कैसे नहीं सुनेगा तू? अरे तेरी आंखों से ये झूठे प्यार की पट्टी उतारना बहुत जरूरी है। वैसे भी मैंने तेरे लिए एक जरूरी फैसला लिया है, तुझे वो मानना ही होगा, ऋषभ की दादी ने साफ शब्दों में कहा। ऋषभ ने हैरान नजरों से उनकी तरफ देखा। कैसा फैसला? शादी का फैसला। मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है और तुझे उससे शादी करनी ही होगी। इतना सुनते ही ऋषभ की आंखों में मानो खून उतर आया। अब आगे क्या करेगा ऋषभ? क्या सच में माया उसे छोड़कर चली गई है या इसके पीछे भी कोई वजह है? आखिर किससे शादी करने जा रहा है ऋषभ? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। अपनी दादी के मुंह से खुद की शादी वाली बात सुनकर ऋषभ हैरान था और उसने अगले ही पल दादी की बात को साफ इनकार कर दिया। लेकिन जो दादी ने कहा उसके बाद ऋषभ के पास ना कहने का सवाल ही नहीं उठता था। उसकी दादी ने आंसू भरकर कहा, अगर तूने ये शादी नहीं की तो मैं और तेरे दादाजी ये घर और ये बिजनेस छोड़कर हरिद्वार चले जाएंगे। तू समझ जाना कि हम तेरे लिए मर गए। इसके बाद ऋषभ की एक ना चली और उसने जानवी से शादी कर ली। हाँ, जानवी तो नाम था ऋषभ की पत्नी का, या कहें अर्धांगिनी का। जानवी ने 3 साल ऋषभ की जी तोड़ सेवा की, उसे बिल्कुल अपने पति परमेश्वर की तरह माना। आखिरकार ऋषभ अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया। ऋषभ के दिल में जानवी के लिए कुछ जज्बात उमड़ पड़े थे, लेकिन तभी एक कॉल ने उसकी जिंदगी एक बार फिर बदल दी। आखिर किसका था ये कॉल जिसने ऋषभ के दिल में जानवी को लेकर उमड़ रहे जज्बात को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। रात 11 बजे जानवी ने अपने होठों से ऋषभ के होठों को छू लिया और एक मदहोशी भरी खुमारी में डूबते हुए धीरे धीरे ऋषभ के होठों को चूमने लगी। ये किस दोनों के बीच की दूरियों को कम कर रहा था। देखते ही देखते जानवी और ऋषभ दोनों के दिल की धड़कनों ने पहले से ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ ली। लेकिन इस दौरान ऋषभ अचानक से खामोश पड़ गया। क्या हुआ? तुम्हारी सांसें अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हारे इतने करीब आती हूँ, तुम्हें इतने प्यार से टच करती हूँ? जानवी ने ऋषभ की आंखों में देखकर उसे टीज करते हुए पूछा। जानवी की बात सुनकर ऋषभ खामोश रहा। वहीं जानवी अपनी आवाज में और ज्यादा मदहोशी घोलते हुए कहती जा रही थी, ऋषभ, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, तुम्हारी आंखों में पूरी तरह डूब जाती हूँ। पता नहीं कैसा जादू कर दिया है तुमने मुझ पर। आज शादी के 3 साल बाद भी मैं तुम्हें उसी नजर से देखती हूँ जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। इतना कहकर जानवी ने दोबारा से अपने होठों से ऋषभ को चूम लिया। वहीं रात का अंधेरा धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा था। दोनों का इश्क परवान चढ़ रहा था। दोनों टेरेस पर मौजूद थे और दोनों की सांसें उस हल्की बारिश में अपनी जवानी के शबाब पर थी। 25 साल की जानवी अपने पति ऋषभ के आगोश में पूरी तरह से खो जाना चाहती थी। जानवी की काली साड़ी बारिश में भीगते हुए धीरे धीरे उसके शरीर से मिलती जा रही थी। उसके काले घने बाल अब तक गीले हो चुके थे। सुडौल कमर पर पानी जहां तहां से फिसल रहा था और ऋषभ ने जो सफेद शर्ट पहन रखी थी वो भी अब काफी हद तक गीली हो गई थी और शर्ट के अंदर मौजूद उसका कसरती बदन साफ नजर आने लगा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे।
बीच बीच में हल्की लहराती ठंडी हवाओं के स्पर्श से जाह्नवी सिहर उठती और ऋषभ को अपने सीने से लगा लेती। लेकिन ऋषभ बदले में उसे वो एहसास नहीं करवा पा रहा था जिसकी वो हकदार थी। जाह्नवी बीतते लम्हे के साथ ऋषभ के और करीब जाने लगी। वो ऋषभ के हो जाने के लिए मानो जैसे तड़प रही थी। जाह्नवी की आंखों में ऋषभ के लिए उभरता हुआ प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा था। जाह्नवी ऋषभ से बेहद प्यार करती थी। ऋषभ को चुप देखकर जाह्नवी ने फिर से एक बार हंसते हुए ऋषभ से कहा, तुमने कसम खा ली है क्या कि तुम मुझसे आज कोई बात नहीं करोगे? तुम्हें पता है, जब रोमांस के टाइम तुम खामोश रहते हो ना, तो तुम मुझे अपनी ओर और ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। अब मैं क्या करूं? मेरा हस्बैंड है ही इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। और फिर धीरे धीरे जाह्नवी ऋषभ के काफी हद तक बारिश में गीले हो चुके शर्ट के बटन एक एक करके खोलने लगी। जैसे ही जाह्नवी ने ऋषभ के शर्ट के बटन खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, ठीक वैसे ही ऋषभ ने जाह्नवी का हाथ बीच में रोक दिया और कहने लगा, जाह्नवी ये सब रहने दो, मेरा मतलब है कि ऋषभ ने अपनी बात पूरी कही भी नहीं थी कि जाह्नवी ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और शरारत भरी मुस्कुराहट से कहने लगी, श्श, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरा जैसा मन होगा मैं वैसा ही करूंगी। जाह्नवी ऋषभ को बात करने का मौका नहीं दे रही थी और बार बार ऋषभ को किसी न किसी तरह से रोक रही थी। अचानक से ऋषभ पीछे की ओर हट गया। उसने जाह्नवी को झट से अपने आप से दूर कर दिया और लंबी लंबी सांसें गिनने लगा। दरअसल ऋषभ हमेशा से जाह्नवी के करीब आने से कतराता था। जब भी जाह्नवी उसके पास आती तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगती थी। जाह्नवी से शादी के 3 साल बाद भी वो जाह्नवी के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाया था जितना कि वो माया के साथ था। मगर जाह्नवी ऋषभ को खुश रखने की हर जायज कोशिश करती। ऋषभ ने वहां से जाते हुए कहा, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा जाह्नवी। जब ऋषभ ने इस तरह की बात कही तो जाह्नवी ने हैरानी से ऋषभ से सवाल किया, लेकिन ऐसे अचानक क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं जो भी कर रही थी? ऋषभ अक्सर ऐसा किया करता था, मगर आज जिस तरह से ऋषभ बिहेव कर रहा था ये जाह्नवी के लिए थोड़ा हैरान कर देने वाली बात थी। कुछ देर तक ऋषभ ने जाह्नवी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके माथे पर पसीना आ चुका था और वो घबरा कर इधर उधर देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में अपनी पत्नी जाह्नवी से कहा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता। शायद मुझे तुम्हारे साथ वो सुकून और खुशी नहीं मिल पा रही है जिसका मैं हकदार हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ तो हम दोनों का साथ रहने का कोई फायदा नहीं। इंसान जिस किसी में अपनी खुशी ढूंढता है वो उसी के साथ रहना चाहता है। मगर मैंने रियलाइज किया कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ नहीं है। मैं जानता हूं कि तुमने मेरा हर स्टेप में साथ दिया है, मगर जाह्नवी शायद अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। ऋषभ की ये बात सुनकर जाह्नवी अचानक से चौंक गई और वो भी ऋषभ के बगल में आकर बैठ गई। उसने सबसे पहले अपने बिखरे हुए बालों को समेटा। अचानक आज शादी के 3 साल बाद जाह्नवी ने ऋषभ के मुंह से पहली बार ऐसे शब्द सुने थे। ये शब्द सुनने के बाद जाह्नवी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। जाह्नवी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक ऋषभ ने उससे इस तरह से कभी बात नहीं की थी। मगर जाह्नवी को एक बार के लिए लगा कि शायद ऋषभ उससे मजाक कर रहा हो, क्योंकि ऋषभ थोड़ी मजाकिया स्वभाव का भी था। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? रात के 12 बजे मजाक करने का कौन सा टाइम है ऋषभ? अगर तुम्हारा मूड नहीं है रोमांस करने का तो बोल दो, लेकिन इस तरह का मजाक मुझे हरगिज पसंद नहीं। अपना ये मजाक कल सुबह करना, ओके? इतना कहकर जाह्नवी चिढ़कर झट से उठ गई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी ऋषभ ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, जाह्नवी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं वाकई में नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। शादी के 3 साल कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, मगर इन 3 सालों में मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाया। मैंने तुम्हें कभी अपने दिल में उस तरह से जगह नहीं दी जिस तरह से मुझे देनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ ये शब्द तुम्हारे लिए खंजर का काम करेंगे, मगर मैं किसी झूठे रिश्ते में नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ एक ऐसे रिश्ते में बंधी रहो जिसमें प्यार का कोई एहसास नहीं।
जिंदगी बहुत बड़ी होती है जानवी। सारी जिंदगी अगर तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिल पाया तो तुम कैसे सरवाइव कर पाओगी बोलो। जानवी को उस वक्त लगा जैसे वो जागती आंखों से कोई बुरा सपना देख रही हो। उसे वाकई में ऋषभ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने फिर एक बार ऋषभ से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें कह रही हूं ना कि अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो हम आज ये सब नहीं करेंगे, पर प्लीज मजाक मत करो। जब जानवी ऋषभ की बात समझने को तैयार नहीं थी तब ऋषभ ने जरा गुस्से में जानवी की तरफ देखते हुए कहा, जानवी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं बस। ये सुनते ही जानवी की आंखों में आंसू आ गए। जानवी ऋषभ से बेहद प्यार करती थी, मगर मन ही मन वो ये भी जानती थी कि ऋषभ आज तक उससे कभी प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि ऋषभ किसी और से प्यार करता था। वो किसी कारण से वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पाया था। ये जानते हुए भी ऋषभ उससे प्यार नहीं करता है। जानवी आज तक उसके साथ थी, क्योंकि जानवी को लगता था कि कभी ना कभी ऋषभ के दिल में वो अपनी जगह बना ही लेगी। लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा था कि वो गलत थी। जिस तरह से आज ऋषभ बात कर रहा था, इन बातों को सुनकर जानवी को रोना आ गया। जानवी ने रोते हुए ऋषभ से कहा, मगर ऋषभ अचानक से क्या हो गया? तुम इस तरह की बातें क्यों करने लगे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम अचानक इस तरह से अलग होने की बात नहीं कर सकते मुझसे। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? 3 साल बाद मैं अपने घर वालों को, पूरी दुनिया को क्या जवाब दूंगी? लेकिन जानवी, जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं है तो फिर हमारा साथ में रहने का फायदा क्या है? ऋषभ ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन अचानक ऐसा भी क्या हुआ कि तुम आज इस डिसीजन पर आ गए? क्या मुझसे कोई भारी भूल हो गई है जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो, या मेरी कोई बात तुम्हें नागवार गुजरी है? बेवजह तो कुछ भी नहीं होता, जानवी ने पूछा। जानवी के हाथ पैर कांपने लगे। जानवी बहुत नाजुक किस्म की लड़की थी और छोटी छोटी बातों पर अक्सर टूट जाया करती थी, और उसका इस तरह से शादी के 3 साल बाद अपने माँ बाप के पास जाना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। ऋषभ की बातें सुनने के बाद जानवी अपने माँ बाप के चेहरे को याद करके ही घबरा गई। ऋषभ, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है ना, मैं अपने घर वालों के पास भी वापस नहीं जा सकती। तुम्हें सारी चीजें अच्छी तरह से पता है, फिर भी तुम ये सब बोल रहे हो। अचानक इस तरह से अलग हो जाने का मतलब समझते हो तुम? शादी कोई खेल नहीं है कि पूरे 3 साल बाद हम अलग हो गए, और इन सबको पीछे छोड़ने की वजह भी तुम नहीं बता रहे। जानवी ने कुछ कड़वाहट से कहा। आज शादी के 3 साल बाद इस तरह से ऋषभ और जानवी के बीच में दूरी होने की बातें हो रही थी। ये बात वो दोनों ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ऋषभ जानवी को कभी भी इस तरह से बीच मझधार में नहीं छोड़ना चाहता था। जब 3 साल पहले ऋषभ ने जानवी से शादी करने के लिए हाँ कहा था तो उसकी मजबूरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जानवी ने उसका दिल जीत लिया था। लेकिन ऋषभ उसे वो जगह नहीं दे पाया था जो माया की थी। ऋषभ ने अपनी तरह से हर कोशिश की थी जानवी के नजदीक आने की, जानवी को खुश रखने की, मगर कहीं ना कहीं ऋषभ हमेशा पीछे रह जाता था, क्योंकि उसके मन में हमेशा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड माया ही घूमती रहती थी। ऋषभ अपने पास्ट से कभी छूट ही नहीं पाया था। देखो जानवी, मैंने तुम्हें अपनी बात कह दी है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा अभी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे फ्यूचर के खर्चों को ध्यान में रखकर सब कुछ करूंगा। तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऋषभ ने कहा। बात पैसों की नहीं है, ना ही बात मेरे फ्यूचर के खर्चों की है। लोग, दुनिया, समाज क्या कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे ऋषभ। इस तरह से तुमसे अलग हो जाना, इस बारे में सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। जानवी ने अपनी आंखों में आंसू लिए ऋषभ को देखते ही कहा। मेरा क्लियर है जानवी, जिस इंसान के साथ मैं खुश नहीं हूँ, जिस इंसान से मैं प्यार नहीं करता, उसके साथ मैं अपनी जिंदगी के पलों को खर्च नहीं कर सकता। बस मैं इतना ही कहूंगा, ऋषभ ने अपनी सफाई में कहा। ऋषभ प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, हम इस तरह से सब कुछ नहीं छोड़ सकते। पति पत्नी के बीच के रिश्तों के कोई मायने होते हैं। हम आपस में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, सब कुछ ठीक हो सकता है। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं प्लीज? जानवी ने ऋषभ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मगर जानवी, तुम भी तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मुझे कुछ भी ठीक करना ही नहीं है।
जब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो सब कुछ ठीक करके क्या करूंगा? तुम खुद ही सोचो ना। ऋषभ ने कहा। ऋषभ, तुम इस तरह से मुझे अकेला नहीं कर सकते। तुमने मुझसे शादी की है, मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं और हमेशा मेरा साथ निभाने की कस्में खाई हैं। वो सब तुम यूं ही एक पल में तोड़ नहीं सकते। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़ देने के बारे में कैसे सोच सकते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते ऋषभ। जानवी ने रोते हुए कहा। मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया है जानवी। मैं 3 साल से चले आ रहे इस नाटक को अब खत्म कर देना चाहता हूँ, एकदम खत्म। ऋषभ ने बड़ी कठोरता के साथ कहा। ऋषभ के इस लहजे में बात करने के बाद अब जानवी को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ऋषभ बहुत सीरियस है। जानवी की सांसें बहुत तेज हो गई थी और उसकी आंखों में बहुत सारा डर उतर आया था। जानवी को कुछ नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उसके साथ अब क्या होने वाला है। वो ऋषभ से दूर होने के ख्याल से ही डर गई थी। जानवी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो बस रोई जा रही थी। तभी ऋषभ का फोन बजा और फोन की स्क्रीन पर फ्लैश होता नाम देख जानवी के होश फाख्ता हो गए। आखिर किसका फोन था ऋषभ को? अचानक 3 साल बाद क्यों जानवी को छोड़ना चाहता है ऋषभ? क्या होने वाला है आगे इन दोनों की जिंदगी में? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।